हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ साइंस सेक्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 27 जो है फर्स्ट क्वेश्चन वो है अनिरुद्ध टूक टू मेटल ऑक्साइड्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ही फॉरगॉट टू लेबल देम। तो उसमें उसको वो लेबल करना भूल गया है। हाउ विल यू गाइड टू आइडेंटिफाई द ऑक्साइड, कैसे हमें उसको लेबल करना है, हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट। तो वी हैव टू ऑक्साइड, यू कैन सी हियर। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। वी नो दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो अगर हम लिटमस पेपर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड को टेस्ट करेंगे तो वी विल नॉट गेट एनी चेंज इन द लिटमस पेपर। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिटमस पेपर के हेल्प से टेस्ट करेंगे तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्योंकि बेसिक नेचर का होता है, तो इट विल टर्न द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। सो द आंसर टू दैट विल बी एक्वस सोल्यूशन जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, दैट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। जबकि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एज इट इज एम्फोटेरिक एंड इनसोल्यूबल इन वाटर, thus it does not change the color of either blue or red litmus। तो इसमें कोई चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयशु was given two substance, copper sulfate and copper oxide. To obtain copper from this compound, she was able to extract copper successfully। तो दो सब्सटेंसेस आयशु को मिले थे और उसमें से उसने जो है कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया है। इलिस्ट्रेट करना है कि किस तरह से विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन किस तरह से आयशु ने ये एक्टिविटी कंप्लीट की होगी। कॉपर सल्फाइड, शी मस्ट हैव रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ हीट, और इन द प्रोसेस जो प्रोडक्ट उसे मिले हैं दैट इज कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हुई है। सिमिलरली जो कॉपर ऑक्साइड है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इट कैन बी रिएक्टेड विद कॉपर सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड वी गेट कॉपर एंड SO2 गैसेस रिलीज। तो इस तरह से कॉपर सल्फाइड से कॉपर जो है उसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। एंड तो ये दिस टू विल बी द केमिकल रिएक्शन फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। सर्टन मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। सो सर्टन मेटल्स को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मेटल्स जो है दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दैट्स वाई यूटेंसिल्स में हम यूज करते हैं कुछ मेटल्स को। सो सेकेंड गिव रीजन, कुछ मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम जब रिएक्ट करते हैं विथ नाइट्रिक एसिड तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सो व्हाई इज इट सो? बिकॉज मेटल्स जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एज नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देती है। इसलिए हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होती है व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम और मैग्नीज का एग्जांपल ले तो ये दो ऐसे मेटल है जो रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होती है। तो वी कैन सी द सोल्यूशन। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। इसका रीजन ये है कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो H2 को, हाइड्रोजन गैस जो बनती है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। बट जब मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करते हैं बहुत ज्यादा वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। तो दिस इज द रीजन व्हाई इट रिएक्ट विथ HNO3, बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ वेरी डाइल्यूट HNO3। 28th question, in the given series of reaction name the compound X and Z। तो you can see that and which type of reaction is X to Z, और X to Z जो reaction है ये कौन से टाइप की reaction है। तो सेकंड का आंसर तो it is very easy, you can see X is there and then heat का symbol दे रहा है यहाँ पे delta, so and it is getting converted into Z and Q, that means कि यहाँ पे decomposition reaction हो रही है। So जो what type of reaction is to X to Z, it is a decomposition reaction and heat is involved, so we can say it is a thermal decomposition reaction। Now in the given series आपको identify करना है X और Z क्या है। तो let's see this equation in details here। In the chemical reaction sodium chloride and water जो है in the presence of carbon dioxide and ammonia, जो हमें जो मिलता है product that is sodium bicarbonate and ammonium chloride। तो सोडियम बाइकार्बोनेट
जो है दैट इज बेकिंग सोडा, दैट इज द कंपोनेंट जो x जो है वो हमें मिला है। तो हियर इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन यू कैन सी जो x है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड दिस इज अमोनियम क्लोराइड। देन जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये इसका डिकम्पोजिशन होता है टू गिव सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड CO2। तो जो आपको Z यहाँ पे दिख रहा है, Z इज नथिंग बट द सोडियम कार्बोनेट एंड हियर X कंपाउंड जो है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एंड जो Z है Z इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इफ यू टॉक अबाउट द Y तो यहाँ पे जो Y है दैट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड जो Q है यहाँ पे Q इज नथिंग बट जब Na2CO3 10H2 के साथ रिएक्ट करता है तो वी गेट सोडियम डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट हमें मिलता है दैट इज Na2CO3.10H2O दैट इज वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे जो Q है दैट इज वॉशिंग सोडा। सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको बोला है यू आर गिवन 3 अननोन सब्सटेंसेस A, B, C with the pH value 6, 8 and 9.5 respectively। तो 3 अननोन सब्सटेंसेस है, उनकी pH वैल्यू हमें गिवन है। हमें बताना है कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस किसमें प्रेजेंट रहेंगे। वी नो दैट सबसे ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं एसिड के अंदर, और जो एसिड होता है उसका pH जो होता है वो 7 से लेस रहेगा। तो इन द फॉलोइंग ABC इक्वेशन वी नो दैट 6 जो है 6 का pH 7 से कम है, दैट मीन्स 6 जो है दैट इज A सोल्यूशन जो है दैट इज एसिडिक इन नेचर। एज A इज एसिडिक इन नेचर तो A सोल्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट रहेंगे। अरेंज द गिवन सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे ज्यादा जो हाइड्रोनियम आयंस रहने वाले हैं दैट इज बी प्रेजेंट इन A, उसके बाद जो है दैट बी प्रेजेंट इन B दैट इज 8 जिसका pH है, एंड सबसे कम जो रहने वाले हैं दैट इज प्रेजेंट इन C। सो इन दिस वे वी कैन अरेंज द samples A more hydronium ions than B and then C. Let's see the next one. Comment on the following statement. B string is treated with baking soda paste. So baking soda as it is basic in nature, whereas VAP string is treated with dilute vinegar, right? So we know that the B string जो है B string is acidic and VAP string is basic. That's why हम जो B string है because it is acidic, it contains methanoic acid. तो इसको ट्रीट करने के लिए हम बेकिंग सोडा जो कि बेसिक इन नेचर है उसके साथ उसको ट्रीट किया जाता है। वेयर एज वैप स्टिंग जो है इट इज बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट विनेगर। वी नो दैट विनेगर जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर विच इज वीक एसिड, एंड वैप स्टिंग के अंदर जो बेस होता है दैट इज वीक बेस। दैट्स वाई इसको ट्रीट करने के लिए हम डाइल्यूट विनेगर को यूज करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फार्मर ट्रीट soil with quicklime when tilling। तो quicklime न्यूट्रल या बेसिक सॉल्यूशन बनाना है, तो न्यूट्रल इन ऑर्डर वी कैन से दैट कि जो सॉइल है उसको नेचुरल न्यूट्रल बनाने के लिए जो टीलिंग प्रोसेस होती है तब फार्मर जो है वो क्विकलाइम के साथ सॉइल को ट्रीट करते हैं। एंशिएंट स्कल्पचर्स एंड मार्बल स्ट्रक्चर्स आर कंजर्व्ड बाय ट्रीटिंग देम विद सर्टेन केमिकल्स। स्कल्पचर्स है वो सराउंडिंग के एनवायरमेंट में जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके कोरोड हो सकते हैं। तो इन ऑर्डर कि वो कोरोड ना हो एंड रिमेन एज इट इज, दे आर बीन उसको कंजर्व करने के लिए सर्टन केमिकल्स के साथ उसे ट्रीट किया जाता है। सो टू प्रोटेक्ट द स्कल्पचर्स फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ सर्टन गैसेस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट एंड एसिड रेन, it is been treated with certain chemical. This is the answer for this particular question. Now let's see the next question. Water is used by the leaves of plant for photosynthesis, but rather than watering the leaves, we water the plant through the soil. How does this water reach the leaves of the plant? So this process is done with the help of the xylem tissue of the roots. So in plant जो water है उसको हम soil में डालते हैं in the roots, और जो xylem टिश्यू है उसके हेल्प से रूट्स के थ्रू स्टेम्स और लीव्स तक जो वाटर है वो कंटिन्यूस फॉर्म में कंडक्ट किया जाता है। ये जो कंडक्टिंग टिश्यू है उसको हम कहते हैं xylem टिश्यू, जिसके थ्रू वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमेटास आर ओपन, द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द xylem। देन जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के
स्ट्रोमेटा जब ओपन होते हैं डे टाइम में, तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू स्ट्रोमेटा से पानी जो है वो बाहर निकलता है, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट उस पानी को फुलफिल करने के लिए, उस वाटर को फुलफिल करने के लिए जो जाइलम है वो रूट्स के थ्रू पानी जो है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्ट्रोमेटा क्रिएट्स अ सक्शन, एक सक्शन क्रिएट होती है which pulls water from xylem cells of the roots to the stem and then to the leaves, and इस तरह से roots के through stem and then leaves तक जो water है वो carry forward होता है। So this is how this process has been done. So this is the answer to the 30th question number A and B. Let's see the next question, question number 31. What is the fundamental difference between hypermetropia and myopia? वी नो दैट जो मायोपिया है उसको हम नियर साइटनेस कहते हैं, एंड हाइपरमेट्रोपिया को वी से इट इज अ फार साइटनेस। नियर साइटनेस का मतलब होता है दैट द पर्सन इज एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, पास की चीजें उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इट इज नॉट एबल टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। वेयर एज हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटनेस कहते हैं। इसका मतलब जो पर्सन है दैट पर्सन इज नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, कोई पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है और दूर की चीजें जो है वो आसानी से देख सकता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। सो हियर यू कैन सी दैट हाइपरमेट्रोपिया एक डिफेक्ट है दैट कॉजेस डिफिकल्टी इन फोकसिंग ऑन द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, एंड मायोपिया है जो है उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको ब्लरी दिखाई देते हैं, जबकि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स इट कैन सी वेरी क्लियरली। इफ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम दिया है और आपको बोला है कि स्पेशल केस ऑफ आई डिफेक्ट इट इज, आपको बताना है व्हाट इज द डिफेक्ट दैट इज शोड इन द फिगर। सो हियर यू कैन सी जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हुई है, एंड इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना तब फॉर्म होती है व्हेन द पर्सन इज सफरिंग फॉर हाइपरमेट्रोपिया। तो इन दिस पर्टिकुलर द इमेज इज शोइंग द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ये क्यों होता है? इट इज बीन कॉज ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल, या फिर जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फोकल लेंथ आप देख सकते हो इंक्रीज हुई है, यहाँ तक यहाँ पे फोकस एक्सटेंड हुआ है आपके लेंस का, जिसके वजह से जो इमेज जो रेज है वो यहाँ कन्वर्ज हुई है। तो फोकल लेंथ बढ़ गया है लेंस का, या फिर जो आपका आई बॉल है, आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो गया है। सो दीज आर द टू मेन कॉजेज फॉर दिस डिफेक्ट। एक्सप्लेन विथ रीजन इफ कॉन्केव लेंस कैन बी यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट। क्या हम कॉन्केव लेंस को यूज कर सकते हैं? द आंसर टू दैट विल बी नो। हम कॉन्केव लेंस को यूज नहीं कर सकते बिकॉज कॉन्केव लेंस का काम होता है डाइवर्ज करना। अगर हम यहाँ पे कॉन्केव लेंस यूज करेंगे तो जो यहाँ से जाने वाली रेज है ये डाइवर्ज होगी, जिसके वजह से जो आपका फोकस यहाँ बना है वो फोकस और ज्यादा पीछे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर केस हमें इसका कन्वर्जेंस बढ़ाना है। वी वांट कि ज्यादा रेज कन्वर्ज हो ताकि जो फोकस है वो आगे शिफ्ट हो और रेटिना के ऊपर फॉर्म हो। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस इसको करेक्ट करने के लिए हमें ज्यादा कन्वर्जेंस की जरूरत है, ना कि डाइवर्जेंस की। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे, ना कि कॉन्केव लेंस को। सो कॉन्वेक्स लेंस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। What is the fundamental difference between hypermetropia and myopia? This is अभी हमने इसका आंसर देखा था। हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटनेस कहते हैं। फार का मतलब होता है दूर और साइड का मतलब होता है दिखना। तो फार साइटनेस का मतलब होता है कि दूर की चीजें प्रॉपरली दिखना। इसका अपोजिट क्या होगा? अगर हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें दिख रही है मतलब पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम हो रही है। और मायोपिया को हम कहते हैं नियर साइटनेस। नियर का मतलब है पास और साइड का मतलब है दिखना। तो मायोपिया में नियर साइट मतलब पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम है। सो दिस इज वे यू कैन रिमेंबर दिस टू। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया इन द ह्यूमन आई? तो इसका मेन कॉज होता है कि आपका जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो गया है और आपकी जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट हो गई है। दिस इज द मेन रीजन। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन यू कैन सी रिलेशनशिप पूछा है आपको रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड मैथमेटिकल फॉर्मूला भी आपको पूछा है। तो आंसर टू दैट क्वेश्चन विल बी रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो वी नो दैट
कि रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो वी गेट दिस कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। इस सिंबल को हम कहते हैं रो। सो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। नाउ इफ वी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, अगर हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करें तो वी गेट रो आर मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन एल। सो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। If A is 1 meter square and length is 1 meter, then resistivity will be equals to resistance. Hence हम resistivity को define कर सकते हैं that resistivity is the resistance offered by the wire of length 1 meter and having a cross section area of 1 meter square. This is how आप resistivity को define कर सकते हो from the resistance. Question number 33, it is given that कि जो मोना है शी इज डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपको देख सकते हो दिस इज बैटरी, यहाँ पे वायर है, कंडक्टर है, यहाँ पे दिस इज द पेपर एंड दिस इज द कंपास निडल। जब वो कंपास निडल को अवे फ्रॉम द वायर लेके जा रही है, जब ये स्ट्रेट कंडक्टर के दूर अगर वो कंपास निडल को लेके जा रही है, रिफ्लेक्शन जो है वो कम होते जा रहा है, राइट। एक्सप्लेन करना है व्हाई द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल रिड्यूसेस, क्यों वो कम होता है एज द मोना मूव द कंपास निडल अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। यहाँ पे लेट्स कंसिडर कि दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी एंड जो करंट है दैट इज पासिंग फ्रॉम दिस पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। सो करंट इज पासिंग फ्रॉम ए टू बी। एज दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर, तो यहाँ पे कोसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस्ड होगी। नाउ वी नो दैट कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ दिस कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो जैसे जैसे इसके रेडियस जो बढ़ेगा, इफ यू गो अवे फ्रॉम द वायर, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होने वाली है। दैट्स वाई जब कंपास निडल को हम कंडक्टर के पास रखेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड या फिर डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि कम होते जा रही है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्शन भी कम शो करेगा। तो दैट इज द रीजन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड आपको बोला है कि क्या चेंज करने से, वायर में क्या चेंज करने से जो डिफ्लेक्शन है निडल का वो इंक्रीज होगा। तो अगर हम कंडक्टर जो है, हमारा जो वायर है, इस वायर में अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द करंट इन दिस पर्टिकुलर कंडक्टर, तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। वाई? बिकॉज ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो कंपास निडल जो है वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। एंड इफ यू गो टू द लास्ट वन, एक्सप्लेन विथ रीजन कि डायरेक्शन क्या रहेगा। तो डायरेक्शन अगर हमें यहाँ पता करना है तो वी कैन फाइंड दैट विद द हेल्प ऑफ द राइट हैंड थंब रूल। सो एज इन द पर्टिकुलर केस यू हैव टू टेक योर राइट हैंड, थंब जो है, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन आपके कर्ल्ड फिंगर शो करते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में दिखाई दे। So this is all about the section C of this sample question paper. In the next video, we will be discussing some questions from section D. Thank you.